हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का जो अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, क्या है? भूमंडलीकृत विकास विश्व का बनना। इसका हम लोग 6वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप के जो महाद्वीप हैं, इनसे जो भी देश हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग बहुविकल्पी और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी में जो कोलंबस द्वारा क्या हुआ था, अमेरिका की खोज की गई थी। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हुई थी। 19वीं शताब्दी में श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का आरंभ। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का आरंभ हुआ था। 1820 ईस्वी में क्या हुआ था? चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू होना। 1820 में क्या हुआ था? चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू होना। 1860 ईस्वी में क्या हुआ था? इस दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियर खोले गए। इस दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियर खोले गए। 1885 में क्या हुआ था? यूरोपीय के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में बैठक। 1885 में क्या हुआ था? यूरोप के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में बैठक हुआ था। 1890 में क्या हुआ था? अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी का प्रसार हुआ था। और 19वीं सदी का अंत हुआ था, उपनिवेशवाद का अंत हुआ। तो उस समय क्या हुआ था? उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। फिर 1914 से 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का आरंभ हुआ था। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का आरंभ हुआ था। 1820 ईस्वी में क्या हुआ था? चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू हुआ। किसके साथ? भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ क्या हुआ था? चीन का भारत के साथ क्या हुआ था? अफीम का व्यापार शुरू हुआ, ठीक। 1860 ईस्वी में क्या हुआ था? इस दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियम खोले गए हैं, ठीक है। इस दशक में क्या हुआ? संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियम खोले गए। 1885 में क्या हुआ था? यूरोपीय के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में बैठक। यूरोपीय के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में बैठक हुआ था। 1890 ईस्वी में क्या हुआ था? अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी का प्रसार हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 1890 में अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी का प्रसार हुआ था। और 19वीं शताब्दी का जब अंत हुआ तो उसमें क्या हुआ था? उस टाइम उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ था। किसका विस्तार हुआ था? उपनिवेशवाद का विस्तार। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसको याद रखना है कि 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919, ठीक है। 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब 1920 में क्या हुआ था? 19 के बाद 20 में क्या हुआ था? ईस्वी में क्या हुआ था? अमेरिका में बृहद उत्पादन पद्धति के आधार पर उत्पादन का शुरू होना, ठीक है। अमेरिका में क्या हुआ था? बृहद उत्पादन पद्धति के आधार पर उत्पादन का शुरू होना। और 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट था। और 1944 ईस्वी में क्या होता? ब्रेट वुड्स नामक स्थान पर विश्व के बड़े देशों का मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन, ठीक है। 1944 में क्या हुआ था? देख लीजिए। ब्रेट्स वुड्स नामक स्थान पर विश्व के बड़े देशों का मौद्रिक और आर्थिक सम्मेलन।
ठीक है। साथ ही क्या था, मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक का गठन। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको याद रखना है जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साथ ही मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, 1914 से 1919 के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या था, आगे हम लोग का क्या है, देखिए आगे आपका क्या है, देखिए 1939 से और 1945 के बीच क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1914 से 1919 के बीच प्रथम विश्व हुआ था और 1939 से 1945 के बीच क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1939 से 1945 के बीच क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अब 1947 ईस्वी से क्या हुआ था, 1947 में विश्व बैंक और IMF बैंक का औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ करना। ठीक है, 1947 से क्या हुआ था, विश्व बैंक और IMF का औपचारिक रूप से कार्य आरंभ करना। आपको देखिए 1949 में क्या हुआ था, चीन की क्रांति हुई थी। 1949 में क्या हुआ था, चीन की क्रांति हुई थी। और उसके बाद क्या है, 1970 ईस्वी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया के देशों में विस्तार। 1970 ईस्वी में क्या हुआ था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया के देशों में विस्तार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुविकल्पी देखते हैं। बहुविकल्पी, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे। तो देखिए उस टाइम जो धनी मान लेना जाते थे वो कौन कौन से देश, एक चीन था और अपना एक भारत देश भी था। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे, तो चीन और भारत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था भाई, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। यह प्रश्न पूछ सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। देखिए 2020 और 22 और 23 में भी पूछा है, तो 1929 में। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1929 में। 1929 में महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या देख लेते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े स्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है, उसे कारण ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारण ला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई, तो पंजाब में। कहाँ बसाई गई, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया, तो अफ्रीका का। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया, तो अफ्रीका का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क। कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित। जो देखिए 2020 और 22 में पूछा है, आगे आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, तो उसका नाम है रिडर पेस्ट। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, तो रिडर पेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है भाई, इसको जानते हैं हम लोग, नई दास प्रथा। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? ठीक है, युद्धोत्तर की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो उसका नाम है हेनरी फोर्ड का। किसका? हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो उसका नाम है जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो उसका नाम है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। अगर विश्व बैंक के बारे में पूछा जाए तो क्या जगह? 1944। विश्व बैंक के बारे में पूछे तो 1944। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है कि उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, जो 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अमेरिका में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और अमेरिका में। ठीक है, 1944 में क्या क्या हुआ था? IMF बैंक का भी क्या हुआ था? बना था। उसके बाद विश्व बैंक, कौन सा बैंक? विश्व बैंक भी आपका देखिए इसी समय हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो अमेरिका में। ठीक है, कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका भी सम्मेलन अमेरिका में ही हुआ था। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो अमेरिका में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। 1929 में आर्थिक महामंदी का कारण क्या था? तो क्या था इसका आर्थिक महामंदी कारण? अधिक कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रिंडम पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। ठीक है, अफ्रीका में रिंडम पेस्ट क्या था? रिंडम पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944। इसी समय क्या हुआ था? विश्व बैंक। कौन सा बैंक? विश्व बैंक का भी क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमारा जो भाग ख है लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें देखते हैं कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए इतने सारे प्रश्न इस पर पूछे गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी की किन्हीं 4 परिणामों को लेकर। देखिए 2020, 22 और उसके बाद देखिए नीचे देखते रहिए 23 में देखिए कितने सारे प्रश्न, मतलब इसी प्रश्न में कितने सारे प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने पर भारत पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया।
ठीक है। महामंदी ने क्या किया, भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। क्या हुआ थे, आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी लेकिन सरकार ने लगभग वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार ने क्या किया था, लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए क्या करते थे, उपज पैदा करते थे। ठीक है। देखिए महामंदी में क्या हुआ था, इस टाइम जो गेहूं का रेट था वो 50% हो गया और इसमें सरकार क्या हुई कि जो लगान लगा था उसमें भी कोई छूट देने की बात नहीं करने लगा। और इससे क्या हुआ कि जो इससे सबसे बुरी बात क्या हो गई थी कि जो मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं भाई, बहुत सारे खेती करते हैं, ज़्यादा उपज पैदा देते हैं और उनको विश्व बाजार के लिए क्या उपज पैदा करते थे। आगे देखिए, टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। ठीक है, इसी समय भारत के बाद सोने का निर्यात करेगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। यह मंदी क्या हुआ था, शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जिसके पास पैसा है तो भाई उसको नहीं भाई ठीक है। जैसे समझ सकते हैं जो कोरोना के समय हाल हुआ था वही हाल उस टाइम भी हुआ था खाने पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के सूती वस्त्र उद्योगों पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेश का प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न पूछ सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण बताइए। 2023 में प्रश्न पूछा है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का देखिए यहाँ पर कपास के बारे में बात करें। भारत में पैदा होने महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इस कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास तथा सूती वस्त्रों के आयात पर रोक लगाए। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपड़ों का आयात कम होने लगा। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए बाजार ढूंढने लगे थे।
तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 तथा जो 1815 में घटकर 15% रह गए। 1870 तक यह अनुपात केवल 3% रह गए। ठीक है, तो सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती वस्त्रों का प्रतिशत क्या हुआ? 30%, जो 1815 में घटकर 15% रह गए और 1870 तक यह अनुपात केवल 30% रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, या प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य लिखिए। तो 2022 में पूछा हुआ है। ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिए। ये आपका देखिए क्या 2023 में पूछा हुआ है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा। आर्थिक, ठीक है, देखिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इसको दोबारा देख लेते हैं। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इस वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इस वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। NCERT 2020 में भी पूछा है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए।
2022 में पूछा है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, 2023 में पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, देखिए 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण अग्रलिखित थे। देख लेते हैं क्या क्या कारण है। देखिए पहला कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमानों पर उत्पादन कार्य होने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमानों पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि इनका कोई खरीदार न रहा। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। दूसरा कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि का उपज पड़ी सड़ने लगी। तीसरा कारण देख लेते हैं हम लोग। संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था। चौथा देखते हैं। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर लगे 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। नेक्स्ट कारण क्या है कि अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमतों में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आगे आपको ज़रूर मिलेगा।